हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी साथियों का इस सेशन में। और आज हम राजस्थान जीके के मॉडल टेस्ट पेपर 10 पर बात करेंगे। जी हाँ, 9 मॉडल टेस्ट पेपर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमने किए हैं। अगर आपने या आप में से किसी ने भी 9 तक जीके का वीडियोस नहीं देखे हैं, मॉडल टेस्ट पेपर 9 तक नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैंने करवाए हैं। इसके साथ ही उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम माध्यम से दे दी गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम हम जो यूट्यूब चैनल का वही नाम है, बिना स्पेस के लिख देना, लोगो भी वही आएगा। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस वीडियो को खत्म होने के 15 मिनट बाद ही पीडीएफ मिल जाती है। तो चलिएगा शुरू करते हैं सेशन को। जबरदस्त सेशन होगा। राजस्थान जीके के मॉडल टेस्ट पेपर 10 पर संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। और आज का सेशन जो कल सेशन हुआ था उससे बेहतरीन सेशन लाने वाले, तो आज का सेशन उससे भी बेहतर होगा। बड़ा ही गजब का सेशन होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सवाल इसमें लिए है, तो सभी को अंत तक जरूर जुड़े रहना है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब बनता है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही जो कुछ बहनें मेरी पूछ रही थी, कुछ भाई भी पूछ रहे थे कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से महिलाओं का सिलेक्शन कितने नंबर पर हुआ था पिछली बार। तो 343 नंबर वालों का 12 बजे एक वीडियो अपलोड हो जाएगा। 343 नंबर पर सिलेक्शन हुआ और वो मेरी ही कॉलेज में अभी पढ़ रही है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से उनका अलॉटमेंट लेटर भी मैं आपके सामने लाने वाला हूं, तो वो वीडियो आपको जरूर देखना है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। और जबरदस्त सेशन होगा और जहां महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन में से कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एज इट इज देखने को मिलेंगे। आप यह आशा और उम्मीद जरूर रखना, भरोसा जरूर रखना कि राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण सवाल आपको मैं करवा रहा हूं, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को 100% मिलेंगे। बीएसटीसी और पीटीटी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह कहां स्थित है? सभी फटाफट कमेंट करते रहिए, सभी फटाफट उत्तर देते रहिए कि जी हाँ इसका उत्तर यह है। फटाफट क्वेश्चन देखा, उत्तर दे दिया। 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। इसके साथ ही अपना स्कोर अंत में जरूर बताना। राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह कहां स्थित है? जल्दी से कमेंट में उत्तर देते रहिए। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर या फिर गंगानगर। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। सभी का इंतजार कर रहा हूं। जितने भी बहन और भाई जुड़े हुए एक बार शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए और फटाफट उत्तर देते रहिए, फटाफट उत्तर देते रहिए। तो सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन आपका चित्तौड़गढ़ हो चुका है। जी हाँ, राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह, ठीक है ना, परमाणु विद्युत ग्रह कहां पे है? चित्तौड़गढ़ है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है मेरे पास इसका, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और इसी टाइप से सभी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। देखिएगा, थोड़ा सा मैं यहां पे छोटा करके आपको दिखा दूं कि क्या है कि राजस्थान का एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह कहां है? रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जिसकी स्थापना 1973 में किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से की गई है। जी हाँ, ये ध्यान रख लेना। 1973 में रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में प्रथम विद्युत ग्रह की स्थापना की गई, कनाडा के सहयोग से की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में उनालू क्या है? जी हाँ, उनालू फसल है। निम्न में से कौन सी है जो उनालू फसल है? उनालू और सियालू दो तरह की फसल होती है। उनालू फसल कौन सी है? ऑप्शन है कपास, गन्ना, गेहूं या चावल। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। फटाफट उत्तर आने चाहिए कि बेहतरीन तैयारी चल रही है और सभी क्वेश्चंस के उत्तर एकदम राइट आने चाहिए। जब भी मजा आएगा और बहुत बेहतरीन होगा। देखिए, रिजल्ट बेहतरीन आना चाहिए। जब एग्जाम बेहतर होगा तो रिजल्ट खुद ब खुद बेहतर आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जल्दी से कमेंट में उत्तर देते रहिए। उनालू फसल कौन सी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो गया? गेहूं हो गया। ठीक है, गेहूं क्या हो गया? एकदम परफेक्ट उत्तर गेहूं हो गया है। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका बता देता हूं, बहुत ही बेहतरीन होगा। जितने भी क्वेश्चंस लेके आए बड़े ही महत्वपूर्ण और गजब के सवाल हैं। जी हाँ, बड़े गजब के सवाल मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए, उनालू फसल, उनालू रबी की फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में क्या की जाती है? काटी जाती है। क्या की जाती है? मार्च अप्रैल में आपकी काटी जाती है। जी हाँ, थोड़ी सी ध्यान रख लेना ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, बहुत ही बेहतरीन सवाल होंगे ऐसे। तो यह मार्च अप्रैल में काटी जाती है। प्रमुख फसल में कौन आ जाती है इसमें अंदर? गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, राई, सरसों, अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी और धनिया। यह फसल है जो रबी की फसल है। रबी की फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल को उनालू कहा जाता है, उनालू। और खरीफ की फसल को सियालू कहा जाता है, सियालू। ठीक है, चावल है वो खरीफ के अंदर आता है। ध्यान रख लेना, थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। चावल क्या होता है? खरीफ की फसल के अंदर आता है। बाजरा, मोठ, चावल, ये गंवार सभी है किसके अंदर? चावल जो भी है वो आपके सियालू यानी कि खरीफ के अंदर आ जाते हैं। उनालू के अंदर गेहूं आता है। गेहूं के साथ में जौ आ जाता है, मटर, मसूर, राई, सरसों, अलसी, तारामीरा और सूरजमुखी और धनिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी सवाल आ जाता है। निम्न में से कौन सी फसल उनालू की है? निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की है? निम्न में से कौन सी फसल रबी की है? इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ध्यान रख लेना, अप्रैल
अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और अप्रैल मार्च में काटी जाती है। पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। चैनल का जो नाम है लर्न मोर पॉइंट, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, सर्च करके ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जी हाँ, प्रशिक्षण केंद्र के जहां तक मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं आप सभी को याद होना चाहिए। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, फटाफट उत्तर आने चाहिए। जयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या टोंक? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, तो कमेंट में जल्दी से उत्तर दे दीजिए क्या होगा इसका। राजस्थान में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? जी हाँ, ऑप्शन है जयपुर, बांसवाड़ा, अजमेर या टोंक। कौन सा है? इससे पहले मैं जो भी मैंने बताए हैं वो याद रखना। भरतपुर के अंदर क्या है? सेवर भरतपुर के अंदर आपकी सरसों अनुसंधान केंद्र है। जोड़बीड़ बीकानेर के अंदर ऊंट अनुसंधान केंद्र है। अजमेर के अंदर तबीजी, अजमेर में बीजिया मसाला अनुसंधान केंद्र है। टोंक के अंदर बकरी पालन अनुसंधान केंद्र है। जी हाँ, ध्यान रख लेना। और एक आपके जो वल्लभनगर उदयपुर है वहाँ पे भैंस प्रशिक्षण केंद्र है। जी हाँ, इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी दे रहे हैं और अजमेर एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अजमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरा कहते हैं, मगरा किसे कहते हैं? जी हाँ, गजब का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा और महत्वपूर्ण सवाल है। कहीं ना कहीं बीएसटीसी में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं नॉर्मल से जो नॉर्मल नहीं माने जा सकते हैं, लेकिन इनका जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका बड़ा स्टैंडर्ड होता है। मगरा कैसे कहते हैं? अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलना मेरे दोस्त, लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से पता नहीं मेरा कितना हौसला बनता है, लाइक जरूर कर देना जो भी बहन भाई जुड़े हुए हैं। मगरा कहते हैं शीतकाल होने वाली वर्षा को, वर्षा काल में बनने वाली मौसमी नदियों को, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कम ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियों को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। मगरा क्या है? शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं, यह भी आपको पता होनी चाहिए। और वर्षा काल में बनने वाली मौसमी नदियां, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कम ऊंचाई की स्थित पहाड़ियां। कौन सा होगा? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? उदयपुर में के उत्तर पश्चिम में कम ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियां। क्या होगा? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कम ऊंचाई पर स्थित पहाड़ियां, इसका एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, ठीक है। और शीतकाल में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं, मावट। ठीक है, शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, बड़े ही गजब के क्वेश्चन है। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं? जी हाँ, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर कौन से जिले आते हैं? ऑप्शन है सिरोही, पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर और अलवर। सभी साथियों फटाफट उत्तर देते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, एकदम राइट उत्तर आप सभी के आ रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डूंगरपुर, बांसवाड़ा एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। इसका थोड़ा सा एनालिसिस भी देख लेते हैं। देखिए क्या चीज़ है कि इस क्षेत्र में झालावाड़ प्रतिनिधि जिला है। ठीक है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर क्षेत्र आते हैं अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर। ठीक है, औसत वर्षा यहाँ से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 80 से 150 सेंटीमीटर, यह भी कह सकते हैं 80 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ वनस्पति श्वान तुल्य प्रकार की पाई जाती है, जैसे जामुन, शहतूत, बांस और आम। आपके सामने एक क्वेश्चन के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। देखिए, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? आप बोलेंगे श्वान तुल्य प्रकार की। शहतूत किस वनस्पति के अंदर आता है? श्वान तुल्य वनस्पति के अंदर। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर वर्षा होती है 80 से 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। प्रतिनिधि कौन करता है? झालावाड़। कौन कौन से जिले शामिल है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा और उदयपुर। जी हाँ, एकदम परफेक्ट तरीके से, और बहुत सारे सवाल एक क्वेश्चन के अंदर मिलेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आप लाइक करना तो नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध है किस नदी से? बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से? हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, हर क्वेश्चन के अंदर एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन होगा, गजब होगा, आप सभी को पसंद जरूर आएगा। बिसलपुर बांध परियोजना का संबंध किस नदी से है? फटाफट उत्तर देते रहिए। ऑप्शन है बनास नदी, सोम नदी, नर्मदा नदी या चंबल नदी। जी हाँ, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जल्दी से कमेंट में उत्तर देते रहिए। क्या बात है, सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं, राइट उत्तर आ रहे हैं। इसका जो राइट ऑप्शन आपका बनास नदी हो चुका है। क्या हो चुका है? बनास नदी। बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी आपकी निकलती है राजसमंद से। ठीक है, राजसमंद से निकलती है। और सोम नदी कहाँ पे मिलती है? सोम नदी निकलती है आपके उदयपुर से। नर्मदा नदी यहाँ राजस्थान के अंदर नहीं है, जबकि चंबल नदी आपकी मध्य प्रदेश से आती है। बनास नदी पर कहाँ पे स्थित है, यह भी मैं आपके सामने एक्सप्लेनेशन लेके आया हूँ, बहुत ही बेहतरीन है। देखिए, बिसलपुर बांध टोंक के टोडाराय सिंह कस्बे के अंदर बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध। ठीक है, टोंक के टोडाराय सिंह कस्बे में बनास नदी पर बना हुआ है बिसलपुर बांध। बहुत ही गजब का फैक्ट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक टोरडी सागर बांध भी ध्यान रख लेना। ठीक है ना, टोरडी, जो इस बांध की सभी गेट खोलने के बाद एक बूंद भी पानी नहीं बचता है, यह भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या बात है यार, गजब क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण, और कई बार पीटीटी वालों और बीएसटीसी वालों सभी एकदम परफेक्ट तरीके से इस क्वेश्चंस को देख लेना, बहुत ही बेहतरीन होगा। इस पर जितने स्टार आपको लगाने हैं उतने लगा लेना, बड़ा ही गजब और महत्वपूर्ण सवाल होगा। जी हाँ, क्वेश्चन है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। जी हाँ, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। अपूर्व श्री कृष्ण वास्तव को, कैलाश सांखला को, कैलाश चौधरी को, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, फटाफट उत्तर आने चाहिए। सभी से उम्मीद और आशा पूरी करता हूं कि राइट उत्तर देंगे, सभी ने अच्छी तैयारी की है। तो इस सभी का एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहा है, और इसका राइट ऑप्शन आपका कैलाश सांखला हो चुका है। क्या हो चुका है, कैलाश सांखला एकदम परफेक्ट है। शाम को 8 बजे हम जरूर मिलेंगे, 8 बजे हम जरूर मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे, इसी चैनल पर लाइव मिलेंगे, जहां आप सभी के कमेंट भी लेने वाले हैं। तो सभी को शाम को 8 बजे जरूर जुड़ना है। 3 दिन से मैं लाइव नहीं आया था क्योंकि मेरा जो इंटर्नशिप के काम की वजह से, ठीक है। तो शाम को जरूर जुड़ना है लाइव 8 बजे। कैलाश सांखला इसका राइट उत्तर है। और इसके साथ ही मैंने एक ब्लॉग का भी चैनल बनाया है, जिसमें कि मैं मेरी जो पर्सनल डिटेल होती है, वो पर्सनल जानकारी होती है कहीं जाने आने की, वो भी शेयर करता हूँ, ठीक है। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका कैलाश सांखला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसके थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लें, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर कैलाश सांखला जोधपुर जिले के निवासी है। कहाँ के, जोधपुर के। 1 अप्रैल 1973 को कैलाश सांखला के प्रयासों से राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत किसके प्रयासों से, कैलाश सांखला की। कब, 1 अप्रैल 1973। बड़ा ही बेहतरीन और गजब के क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर देते रहिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया। क्या बात है, बायोमास संयंत्र बताना है। राज्य का पहला बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया। रावतभाटा चित्तौड़गढ़, अमरसागर जैसलमेर, सूरतगढ़ गंगानगर या चंदेरिया चित्तौड़गढ़। बायोमास संयंत्र पूछा है। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर आना चाहिए सभी का, एकदम राइट उत्तर आना चाहिए। बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया है, परफेक्ट उत्तर देते रहिए। राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, जल्दी से सभी कमेंट करते रहिए। क्या होगा, बायोमास संयंत्र कहां स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ एकदम परफेक्ट उत्तर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर देता हूं। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में बायोमास संयंत्र स्थापित किया गया, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि 2005 में स्थापित किया गया था चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंदर बायोमास संयंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष। जी हाँ, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन है कांता खतूरिया, यहाँ पे पारा नहीं है, सॉरी तारा है, ठीक है। तारा भंडारी, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह। थोड़ा सा चेंज कर लेना, तारा कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तारा भंडारी, कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह। क्या होगा इसका राइट उत्तर। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर देते रहिए, साथ में एकदम परफेक्ट उत्तर आने चाहिए सभी के। तो इसका एकदम राइट उत्तर हो गया है तारा भंडारी। एकदम क्या गजब का उत्तर हो चुका है। क्या हो चुका है, तारा भंडारी एकदम परफेक्ट है। जो प्रथम महिला है वो उपाध्यक्ष थी राजस्थान की विधानसभा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था। पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया था। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए सभी के। ऑप्शन है माणिकलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या जयनारायण व्यास। क्या होगा राइट उत्तर। सभी परफेक्ट उत्तर देते रहिए, सभी परफेक्ट उत्तर आना चाहिए। साथ में लाइक भी करते रहिए भाई, लाइक भी करते रहिए। इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के एकदम परफेक्ट आ रहे हैं, और ऑप्शन हो गया है माणिक्यलाल वर्मा, एकदम परफेक्ट है। पंछीड़ा गीत किसके द्वारा लिखा गया है, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बात है यार, गजब का क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने स्टार आप सभी को लगाने हैं लगा लीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक को कवि बांधव कहा जाता है। कवि बांधव कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और मुझे उम्मीद है कि अब की बार भी ऐसे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना रहेगी, 100% आने की संभावना रहेगी। तो क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। किस शासक को कवि बांधव कहा जाता है। ऑप्शन है राव मालदेव, राव अनूप सिंह, सवाई जय सिंह या विग्रहराज चतुर्थ है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए सभी के, एकदम परफेक्ट उत्तर आने चाहिए। क्या बात है, एकदम परफेक्ट आ रहे हैं जवाब, एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं। और इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़ का तीसरा शाखा हुआ था। जी हाँ, चित्तौड़ का तीसरा शाखा, इसके सामने तीनों ही शाखे मैं बताने वाला हूं, तो इसका क्वेश्चन का जल्दी से उत्तर देते रहिए। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ। ऑप्शन है 1568, 1570, 1580 या 1576। देखिए, चित्तौड़ का पहला शाखा कब हुआ था, 1303 के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, रानी पद्मिनी थी और शासक थे रावल रतन सिंह जी। इसके बाद हुआ था 1534 के अंदर, विक्रमादित्य शासक थे, रावत बाग सिंह के नेतृत्व में युद्ध हुआ, और आपके बहादुर शाह ने आक्रमण किया था गुजरात के, तब रानी कर्मावती ने जौहर किया था, और 1534 के अंदर आपका शाखा हो गया था। इसके बाद जो तीसरा शाखा हुआ था वो हुआ था कब, 1568 के अंदर। 1567 में अकबर ने आक्रमण करना शुरू किया, और 1567 के अंदर 68 के अंदर जाके वो युद्ध जीत गया, यानी कि युद्ध हुआ उसमें शाखा हो गया। जयमल और पत्ता सिसोदिया,
जयमल और पत्ता जो है थे वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे, जो अकबर की सेना से भिड़े थे। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर आपका 1568 हो जाएगा। ठीक है, फूल कंवर के नेतृत्व में जौहर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बात है यार, गजब का सवाल है। हवेलियां उनके निर्माणकर्ता के संदर्भ में असत्य कथन है। गजब सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही बेहतरीन। जितने सवाल है सभी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल होंगे, बस आप डटे रहना, भागना मत यहाँ से, डटे रहना है। मुकाबला टक्कर का होगा भाई, डटे रहना है, जाना नहीं है। बस एक ही चीज़ मुझे चाहिए, आपको टिके रहना है। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हवेलियां उनके निर्माणकर्ता के संदर्भ में असत्य कथन है। अब की बार पार होना चाहिए, यही चीज़ और इसी उम्मीद के साथ पढ़ते हैं। पटवों की हवेली गुलाब चंद बाफना द्वारा निर्मित है। सालिम सिंह की हवेली सालिम सिंह द्वारा निर्मित है। नथमल की हवेली नाथू सिंह द्वारा निर्मित है। बागोर की हवेली अमरचंद बड़वा द्वारा निर्मित है। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसका जो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि नथमल की जो हवेली है वो क्या हो जाएगा, नथमल की हवेली नाथू सिंह द्वारा निर्मित नहीं है। जी हाँ, नाथू सिंह द्वारा निर्मित नहीं है। तो आप बोलेंगे सर किसके द्वारा निर्मित है, तो इसमें दो भाई थे, कौन थे, एक का नाम था लालू और एक का नाम था हाथी। लालू और हाथी नाम के दो भाई थे, उन्होंने ही नथमल की हवेली का निर्माण करवाया, इसीलिए नाथू सिंह इसका गलत उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ना लालू और हाथी एकदम परफेक्ट उत्तर होता। बागोर की हवेली उदयपुर के अंदर है। अमरचंद बड़वा ने निर्माण करवाया, जिसके अंदर भारत की यानी विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी वहाँ पे रखी हुई है। और आपको ये पता ही है, सालिम सिंह पटों की हवेली और नथमल की हवेली जैसलमेर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और कई बार रिपीटेशन में ले लिया गया क्वेश्चन है। आदिवासियों का कुंभ के नाम से जाना जाता है। आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? ऑप्शन है नक्की झील सिरोही के अंदर, बणेश्वर धाम मेला डूंगरपुर, कोलायत झील बीकानेर, निम्न में से इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर देना है सभी को। तो इस क्वेश्चन को तो कई बार दोहरा चुके हैं और सभी का एकदम राइट उत्तर आ रहा है। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बणेश्वर धाम डूंगरपुर। जी हाँ, बणेश्वर धाम डूंगरपुर, जहाँ पर माही जाखम और सोम नदी का जो है वो संगम स्थल है, वहाँ पे बणेश्वर धाम है, जहाँ माघ पूर्णिमा को मेला लगता है और आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। ठीक है, नक्की झील में ग्रासियों का कुंभ कहलाता है। नक्की झील को सॉरी ग्रासियों की जो गंगा कहा जाता है, किसको, नक्की झील को कहा जाता है, सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये बणेश्वर धाम है। और माही नदी को क्या कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा माही नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके साथ ही कोलायत है, वो कोलायत के अंदर मेला लगता है। कपिल मुनि जी का मेला कहाँ लगता है, कोलायत के अंदर, कोलायत बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है। बड़ा ही बेहतरीन गजब सवाल होगा, सभी को पता है। जो भाई बारात जा चुके हैं, जो बाराती हो चुके हैं, बन चुके हैं, उन सभी को पता है इस क्वेश्चन का उत्तर। और ऐसा एक भी नहीं बचा होगा जिसने अभी तक बारात में नहीं गया। खुद की नहीं, दूसरे की तो गए होंगे ना, खुद की नहीं तो दूसरे की तो गए हैं। बारात के स्वागत की रस्म को कहा जाता है बंदोली, पड़ला, सामेला, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए सभी के, एकदम राइट उत्तर। तो क्या बात है, सभी के एकदम राइट उत्तर है सम्मेला। सम्मेला क्या होता है, जब हम जाके वहाँ पे बैठते हैं तब हमारा स्वागत के लिए जो रस्म की जाती है वो सम्मेला होता है। ठीक है, बंदोली जो विवाह के समय जब पहले एक दो घर में वो खाना वाना होता है तो उसे बंदोली कहते हैं। और पड़ला जो मतलब वधू के लिए जो सामान ले जाया जाता है, पड़ला कहलाता है। ठीक है, कुछ पड़ला होता है, मतलब ऐसे जैसे हम कुछ सामान लेके जाते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आभूषण गले का आभूषण है? क्या बात है, चार ऑप्शन है, सटका, हालम, आचोरी या सिनामा। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कौन सा आभूषण गले का आभूषण है? जी हाँ, गले का आभूषण कौन सा है? ठीक है ना, गले का आभूषण बताना है आप सभी को। गले का आभूषण कौन सा होगा? यहाँ पहने जाने वाला आभूषण कौन सा होगा? क्या होगा यहाँ पे पहना जाने वाला आभूषण, आप सभी को बताना है क्या होगा। यहाँ पे जो पहना जाने वाला आभूषण है वो कौन सा होगा? सभी परफेक्ट उत्तर देते रहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एकदम परफेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, आचोरी। आचोरी क्या कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले के अंदर। इसके बाद क्या है, हमारे सामने तीन ऑप्शन और आ गए, इनका भी एक्सप्लेन करना है। सटका, हालम और सिनामा। ठीक है, सटका, हालम और सिनेमा कहाँ पहने जाते हैं? कमर में पहने जाते हैं, कमर में। कौन कौन से सटका, हालम और सिनामा कहाँ पहने जाते हैं? कमर में। बहुत ही बेहतरीन और गजब का सवाल है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लांपा किस रीति रिवाज से संबंधित है? लांपा किस रीति रिवाज से संबंधित है? विवाह से, जन्म से, मृत्यु से या इनमें से कोई नहीं? किस रस्म से संबंधित है, किस रीति रिवाज से संबंधित है लांपा क्या होता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मृत्यु, एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जैसे बखेर, उछाल, ये सभी लांपा। ठीक है ना, ये सभी क्या होते हैं, मोसर, ये सभी मृत्यु भोज से संबंधित होते हैं, मृत्यु से संबंधित होते हैं। ठीक है, लांपा मतलब पुत्रों द्वारा जो आदमी खत्म हो जाता है उनका जो अग्नि दी जाती है उसे लांपा कहा जाता है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन आपका लांपा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही गजब का सवाल है भाई, बहुत बेहतरीन है। छाप लेना, लिख लेना, ऐसे सवाल लिख लेना भैया, लिख लेना।
कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किस हस्तकला से है? जी हाँ, कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध किस हस्तकला से है? पिछवाई, फड़ चित्रण, ब्लू पोट्री या इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही गजब है और इस क्वेश्चन का बड़ा ही एक्सप्लेन मेरे सामने है, मैं आपके सामने लाने वाला हूं। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है। कृपाल सिंह जी शेखावत का संबंध किस हस्तकला से है? फड़ चित्रण से, ब्लू पोट्री से, इनमें से कोई नहीं, या पिछवाई? तो आप सभी बोलेंगे जी हाँ, इसका हमें पता है और इसका राइट ऑप्शन आपके क्या हो जाएगा? ब्लू पोट्री एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कृपाल सिंह जी शेखावत क्यों प्रसिद्ध है, यह भी बताने वाला हूं। चलिएगा एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बड़ा ही गजब का है पॉइंट है, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट होगा। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अब मैं बोलता हूं आपसे, सभी पूछने वाला हूं। ब्लू पोट्री जयपुर की, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? सुनहरी पोट्री बीकानेर की प्रसिद्ध है। तीनों के तीनों पॉइंट याद रखना। ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है, ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है, और आपकी जो सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। कृपाल सिंह जी शेखावत सिक्कर के रहने वाले हैं, ठीक है। कृपाल सिंह जी शेखावत कहाँ के रहने वाला है? सिक्कर के रहने वाला है। उनका संबंध किससे आता है? ब्लू पोट्री से आता है, ठीक है। कला के लिए कृपाल सिंह जी शेखावत को 1974 के अंदर पद्म श्री से सम्मानित किया। बड़ा ही बेहतरीन है, पद्म श्री से सम्मानित किया भाई साहब, पद्म श्री से। किसको? कृपाल सिंह जी शेखावत। कहाँ के रहने वाले? सिक्कर के। किससे संबंध रखते हैं? ब्लू पोट्री से। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा फैक्ट है, याद रख लेना मेरे दोस्त। मैं उम्मीद और आशा पूरी करता हूं कि आप इस चीज को वापस जरूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म कहाँ है? गजब का सवाल है भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। राजस्थान का सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर के अंदर तो सरसों अनुसंधान केंद्र है। सूरतगढ़ गंगानगर, तबीजी अजमेर के अंदर तो बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सूरतगढ़ गंगानगर एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। सूरतगढ़ गंगानगर एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 2000, 2002, 2003, 2005। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए। जी हाँ, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए सभी के। बहुत ही आशा और बहुत ही उम्मीद के साथ आपसे आशा करता हूं। बड़ा ही गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, लाइक करना मत भूलना। अगर थोड़ी सी भी जान चाहिए, थोड़ी सी भी आपको लगता है कि भाई वास्तव में मेरे लिए मेहनत कर रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पीडीएफ बनानी पड़ती है। सुबह की हिंदी की बनाओ, उसके बाद जीके की बनाते हैं, शाम का सेगमेंट तैयार करते हैं, इसके साथ ही जो मार्कशीट वाला वीडियो 12 बजे आ रहा है वो भी आपको देखना है। तो लाइक बनता है। जो भी बहन भाई है, कई तो कुछ मेरे बहन भाई इतना ज़्यादा अच्छा लगते हैं कि वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक आ जाते हैं। तो आप सभी भी लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है तो, ठीक है ना। जिस भाई को अच्छा नहीं लग रहा है वो मत करना, जिसको अच्छा लग रहा है वो जरूर कर देना। अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई? 2000, 2002, 2003, 2005। क्या होगा? राइट उत्तर देना है सभी को। इतना टाइम दे दिया है तो तब तो आपका उत्तर एकदम परफेक्ट आ ही रहा है। और राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इसका उत्तर एकदम 2002 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2002 एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पर। क्या है? अक्षय ऊर्जा निगम की स्थापना 9 अगस्त 2002 को स्थापना की गई थी। कब? 9 अगस्त 2002। परफेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गजब का सवाल है भाई साहब, बड़ा ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में 20वीं पशु गणना के अनुसार, राजस्थान में 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन है। पशु गणना 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी। कुल पशुधन कितना है? 5.68 करोड़, 5.86 करोड़, 6.66 करोड़ या 5.77 करोड़? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। तो सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं और इसका जो राइट ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा? 5.68 करोड़ एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.68 करोड़ एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, 5.68 करोड़ एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके साथ ही 2001 के अंदर कितना था? 2001 के अंदर 5.77 करोड़ था। 2001 के अंदर 5.77 करोड़ है। कम हुआ है पशु गणना, लेकिन जनसंख्या बहुत, मतलब मानव जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और पशु गणना बहुत तेजी से घट रहा है। देख लीजिए, 77 था 68 हो गया, यानी 9% कम हो गया। 9, ठीक है ना। 5.77 करोड़ से 5.68 करोड़ हो गया 2019 के अंदर, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के अनुसार शिशु का लिंग अनुपात क्या है? जी हाँ, शिशु लिंग अनुपात पूछा है इन्होंने। बड़ा ही गजब का सवाल है, बेहतरीन सवाल है। शिशु लिंग अनुपात 833, 928, 888, 954। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, परफेक्ट उत्तर आने चाहिए। सभी का इंतजार मैं कर रहा हूँ। क्या होगा? आपकी जो शिशु जनगणना पूछी है, शिशु लिंग अनुपात पूछा है, इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 888 एकदम परफेक्ट है भाई। ये सोचने वाली बात है। 888 शिशु लिंग अनुपात है। बच्चों का लिंग अनुपात 888 है। और जो बड़ों का या टोटल लिंग अनुपात राजस्थान का कितना है? 928 है। कितना है? 928 एकदम परफेक्ट है। याद रख लेना,
बेहतरीन है। अपनी बहनों के लिए कुछ करिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, तो बहनों को आगे बढ़ाइए, बहनों को आगे लाइए, सबको बेहतरीन काम करना है। जितनी भी बहन भाई जुड़े हुए बहनें बेहद महत्वपूर्ण काम कर रही है, बड़ा ही अच्छे पढ़ाई कर रही हैं, और कहीं ना कहीं अब हमारा देश है जो विकास की ओर बढ़ रहा है और लड़कियों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाली जो जनगणना 2021 है उसके अंदर हमें आंकड़ा अच्छा नजर आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हो बा क्या है? क्या बात है यार, गजब का सवाल है। हो बा क्या है? खाद्यान्न फसल है, रेशदार फसल है, एक नृत्य है या तिलहन फसल है? हो बा क्या है? हो बा, जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। हो बा क्या है? एक खाद्यान्न फसल है, रेशदार फसल है, एक नृत्य है या तिलहन फसल है? तो सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं, गजब के उत्तर आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? तिलहन फसल है। क्या है? हो बा एक तिलहन फसल है। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन तिलहन फसल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बात है यार, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में तांबड़ा या ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तांबड़ा या ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है? तांबड़ा एक खनिज होता है, ठीक है ना, खनिज होता है जो पत्थर की तरह होता है, जो निकलता है आपके कहां से निकलता है सर्वाधिक वो बताना है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, अजमेर, टोंक, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट उत्तर? परफेक्ट उत्तर होने चाहिए। सभी के एकदम राइट उत्तर आ रहे हैं, क्या बात है, गजब के उत्तर आ रहे हैं। और इसका जो राइट ऑप्शन अजमेर टोंक एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि यह खनिज अजमेर के सरवाड़ा खान से, क्या से? अजमेर के सरवाड़ा खान व टोंक के राजमहल से सर्वाधिक प्राप्त होता है। कहां से? तांबड़ा या ग्रेनाइट कहां से प्राप्त होता है? सर्वाधिक अजमेर के सरवाड़ा खान से और टोंक के राजमहल खान से सर्वाधिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य की दूसरी वेधशाला कहां प्रस्तावित है? जी हां, राज्य की दूसरी वेधशाला कहां प्रस्तावित है? बड़ा ही अच्छा, सौर वेधशाला पूछा है। राजस्थान राज्य की दूसरी सौर वेधशाला प्रस्तावित कहां पे है? पहली कहां पे वो भी बताना है, दूसरी कहां प्रस्तावित है वो भी बताना है। ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जोधपुर या सूरतगढ़। सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, फटाफट उत्तर देते रहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से जल्दी हमें सब कुछ देखना है। तो इसका जो राइट उत्तर आपका क्या हो गया? एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। क्या हो गया? एकदम परफेक्ट उत्तर जोधपुर के अंदर प्रस्तावित है। कहां है? जोधपुर के अंदर। बता दूं कि प्रथम सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है, तथा दूसरी कहां प्रस्तावित है? दूसरी कहां प्रस्तावित है? जोधपुर के अंदर है, ठीक है। पहली कहां पर है? उदयपुर के अंदर स्थापित है, दूसरी जोधपुर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गजब का सवाल है भाई साहब, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पर्यटन विभाग से संबंधित है। पर्यटन सर्किट के अंदर मरु त्रिकोण में नए जिले को शामिल किया गया। मरु त्रिकोण है हमारा, क्या है? मरु त्रिकोण यहां से बना हुआ है, इसके अंदर एक जिला और शामिल कर लिया गया है। कौन सा जिला शामिल कर लिया गया है वो भी बताना है आप सभी को। अभी जो वर्तमान त्रिकोण आपको देखेंगे तो कैसा नजर आ रहा है? पहले ऐसा नजर आ रहा था, अब ये ऐसे नजर आ रहा है, ठीक है। कतली जेडो दिखे अब, ठीक है, एडो ऐसा नजर आ रहा है। यहाँ पे क्या आ जाता है? बीकानेर, यहाँ पे जोधपुर, यहाँ पे जैसलमेर। पहले कौन कौन थे? जैसलमेर था और जयपुर नहीं था, बीकानेर था और जोधपुर था, ठीक है। अब आज को बाड़मेर भी शामिल कर लिया गया है। किसको? बाड़मेर को शामिल कर लिया गया है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है मेरे पास कि पूर्व में मरु त्रिकोण में, पूर्व में मरु त्रिकोण, यहाँ पे उत्तराखंड कांड लिखी गया, ठीक है, मरु उत्तराखंड। थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। पूर्व में मरु त्रिकोण में 3 जिले थे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। वर्तमान में इसमें बाड़मेर भी शामिल है। इसको मैं एडिट करके ही आप तक टेलीग्राम के माध्यम से पहुंचाऊंगा। जो भी गलती हो इसको एडिट कर दूंगा, ठीक है, ध्यान रख लेना। टेलीग्राम पर अच्छे से नजर आ जाएगी आपको। पूर्व में मरु त्रिकोण में 3 जिले शामिल थे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। वर्तमान में इसे बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया। किसको? बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया। याद रख लेना, बहुत ही बेहतरीन है और करंट का भी सवाल हो सकता है। वर्तमान में मरु त्रिकोण में कितने जिले हैं? तो 4 जिले। कौन कौन से? जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विधानसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? क्या बात है, विधानसभा सत्र को स्थगित यानी रोकने की शक्ति किसके पास है? स्थगित करने की शक्ति किसके पास है? क्या बात है, गजब का सवाल है भाई साहब। इस क्वेश्चन का तो उत्तर गलत आता ही नहीं चाहिए। ऑप्शन है राजस्थान का राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधान परिषद या विधानसभा। अब आपके कमेंट देखता हूं कौन दे रहा है। क्या बात है, राज्यपाल, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ विधान परिषद, कुछ विधान अध्यक्ष। क्या बात है यार, सभी कंफ्यूज ही कैसे हो? सभी परफेक्ट उत्तर दो। तो इसका जो राइट ऑप्शन, कुछ भाई मेरे एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं और इसका राइट ऑप्शन आपका विधानसभा अध्यक्ष हो चुका है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। क्या लिया है कि एकदम परफेक्ट उत्तर आपके सामने लिया है। क्यों लिया? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जो हमें नजर रखने चाहिए। और विधानसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो विधानसभा अध्यक्ष के पास होती है। विधानसभा सत्र को सत्रावसान बुलाने की, समाप्त करने की और जितने भी शक्तियां सब राज्यपाल के पास है, लेकिन सिर्फ एक शक्ति जो स्थगित करने की है किसके पास है? विधानसभा अध्यक्ष के पास। राजस्थान वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी। कौन है? सीपी जोशी। कहां से विधायक है? नाथद्वारा, राजसमंद से। क्लियर कर लेना। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक जी गहलोत, ठीक है। मंत्रिपरिषद राजस्थान में विद्यमान नहीं है। विधान परिषद है जो राजस्थान में विद्यमान नहीं है।
राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? गजब का सवाल है, एक्सप्लेनेशन भी बड़ा ही अच्छा है इसका। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई थी? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से। पीटीटी वालों स्टार लगा लेना, बीएसटी से वालों बी स्टार लगा लेना। इसका जो राइट उत्तर आपके सामने क्या हो गया? राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान इसका परफेक्ट है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बलवंत राय, तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर एकदम परफेक्ट तरीके से आपके सामने। इसका एक्सप्लेनेशन है, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से हुई है। क्या बात है, पूरा एक्सप्लेनेशन है, देख लेना, ध्यान से देख लेना। क्या है कि नागौर से, राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1959 की। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव होता है। जी हाँ, अभी वर्तमान में चुनाव है, इसीलिए मैंने ये करंट का मुद्दा लिया है ताकि आपके क्वेश्चन है वो कहीं ना छूट ना जाए। राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति अध्यक्ष का चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता खुद चुनती है एक एक वोट देके, या अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कुछ सदस्यों के द्वारा चुनी जाती है। जो जैसे उप सरपंच का चुनाव होता है ना, यानी जो भी वार्ड पंच होते हैं उनके माध्यम से उप सरपंच बनता है, जबकि सरपंच का तो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होता है, एक एक आदमी देता है। एकल संक्रमणीय पद्धति जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उससे होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। पंचायत समिति सदस्य है ना, वही अध्यक्ष को चुनते हैं। पंचायत, हमारा जो वोट है वो हम किसको देते हैं? पंचायत समिति सदस्य को। हम मुख्यमंत्री को सीधा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं, मुख्यमंत्री को प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं चुनते हैं। ठीक है ना, हम किसको चुनते हैं? एमएलए को चुनते हैं। एमएलए की सीटों के आधार पर मुख्यमंत्री बनता है। ठीक है, उसी हिसाब से पंचायत समिति के अध्यक्ष कौन होता है? आपका जो, जिसे हम प्रधान कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। और उसको पंचायत समिति के सदस्य चुनते हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, पंचायत समिति के अध्यक्ष को प्रधान कहा जाता है, यह भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में निम्न सदन कहा जाता है। राज्य विधानमंडल में निम्न सदन कहा जाता है विधान परिषद को, विधानसभा को, लोकसभा को, राज्यसभा को। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट ऑप्शन आपका विधान परिषद हो चुका है। निम्न सदन है विधानमंडल के अंदर, सॉरी, इसके अंदर जो राइट ऑप्शन आपका उच्च सदन विधान परिषद है, जबकि निम्न सदन विधानसभा है। निम्न सदन कौन सा? विधानसभा है। और संसद के अंदर, भारतीय संसद के अंदर लोकसभा निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है, यह भी ध्यान रखना। यहाँ विधान परिषद उच्च सदन है, विधान सभा है वो निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चित्तौड़ की वह रानी जिसने बादशाह हुमायूं से राखी मांगी थी, मदद मांगी थी या राखी भेजी थी? ठीक है, चित्तौड़ की वह रानी जिसने बादशाह हुमायूं से राखी भेजी थी, या फिर जो भी है वो मतलब राखी भेजकर मदद मांगी थी। रानी कर्मावती, रानी फूल कंवर, रानी जयंताबाई, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो आपको याद होना चाहिए 1534 के अंदर जब बहादुर शाह ने आक्रमण किया था, विक्रमादित्य शासक था, बाघ सिंह के नेतृत्व में जौहर हुआ था, तब हुमायूं को राखी भेजकर जो सहायता मांगी थी वो रानी कर्मावती थी। कौन थी? रानी कर्मावती, राणा सांगा जी की पत्नी। राजस्थान का कौन सा किला है जो 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? भरतपुर, बीकानेर, जैसलमेर या अजमेर, या अजमेर का तारागढ़। क्या होगा इसका राइट उत्तर? सभी कमेंट में उत्तर बताते रहना। परफेक्ट उत्तर क्या होगा इसका? राजस्थान का कौन सा जिला 2.5 शाखाओं के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? जैसलमेर एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसलमेर एकदम परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया में चंवरी कर किसने लगाया था? क्या है? बिजोलिया में चंवरी कर किसने लगाया था? ठाकुर कृष्ण सिंह ने, ठाकुर पृथ्वी सिंह ने, ठाकुर केसरी सिंह ने, ठाकुर गिरधारी सिंह ने। जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। तो सभी के एकदम परफेक्ट उत्तर आ रहे हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन ठाकुर कृष्ण सिंह एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है वो भी देख लेते हैं। देखिए, ठाकुर कृष्ण सिंह ने 1903 में चंवरी कर लगाया, 5 रुपए का कर लगाया था। क्या? 5 रुपए का, जो प्रत्येक किसान के लड़की के विवाह पर 5 रुपए ठाकुर को देने होते थे। किसने? ठाकुर कृष्ण सिंह ने 1903 के अंदर लगाया था। ठीक है, चंवरी कर किसने? कृष्ण सिंह ने, ये ध्यान रख लेना। इसके बाद तलवार बंदई कर भी आया था, जो पृथ्वी सिंह ने लगाया था। किसने? पृथ्वी सिंह ने। तलवार बंदई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने लगाया था 1906 के अंदर। ठीक है, उत्तराधिकारी कर भी कहते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम है? जी हाँ, जयनारायण व्यास द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी समाचार पत्र का नाम है आगी बाण, पीप, तरुण राजस्थान, अखंड भारत या राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र। ठीक है ना, कौन सा है इसका? जो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन था। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आगी बाण, पीप, तरुण राजस्थान या अखंड। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट उत्तर पीप हो जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। इसके साथ ही जो आगी बाण है वो किसका है? राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र है। और पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना भी किसने की थी? जयनारायण व्यास ने की थी।
किसने? जयनारायण व्यास ने। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक की रचना भी किसने? जयनारायण व्यास ने की थी। ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइप गलत हो गया, जयनारायण व्यास ने, ठीक है। मैं सभी सही करके पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा चैनल के माध्यम से है, जो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमारक चांदी के 8 मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? 8 मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है पंचमारक चांदी के? बेराट जयपुर से, कालीबंगा से, बागोर से या आठ से? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए, परफेक्ट उत्तर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट उत्तर? तो इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी के दे रहे हैं, और बेराट जयपुर एकदम प्रसिद्ध है, जिसे हम बेराट है, बेराट जयपुर के अंदर है, जहाँ भीम डूंगरी और मोती डूंगरी स्थित है। वहां से ही हमें क्या मिली थी? बाबरू के शिलालेख मिले थे अशोक के, ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना। बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर है, बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर युद्ध में अलाउद्दीन का सेनापति था? जी हाँ, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था रणथंभौर युद्ध में? तुगलक खां, उलग खां, नुसरत खां या महमूद शाह? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देते रहिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन आप सभी दे रहे हैं, और इसका नाम उलुग खां होगा। रणथंभौर जीतने के बाद किसको? उलुग खां को सौंप दिया था अलाउद्दीन ने। तुगलक खां कहाँ पे? जाहिन दुर्ग के युद्ध में। जाहिन दुर्ग है जो अलाउद्दीन, जो रणथंभौर का है, वो कुंजी कहलाता है। वहाँ पे तुगलक नहीं, सॉरी, नुसरत खां वहाँ मारा जाता है। महमूद शाह को किसने? रणथंभौर के जो शासक थे हमीरदेव चौहान, उन्होंने शपथ यानी शरण दी थी, उसी के कारण ही अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। किसको? महमूद शाह को। तो जितने हमने क्वेश्चन किए हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सवालों से काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर 1% भी फायदा हुआ है किसी भाई को, 1% भी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम माध्यम से, टेलीग्राम चैनल है जिसके माध्यम से आपको ये पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी 10 से 15 मिनट में। और मार्कशीट वाला वीडियो आ रहा है, वो जरूर देखना है सभी को, कि कितने कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसके साथ ही आज का सेशन आपको कैसा लगा है, थम्स अप कर दीजिए जल्दी से, कि अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है। सभी कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएंगे। और आज के सेशन को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। वापस मिलते हैं 12 बजे एक आपके जो मार्कशीट के वीडियो के साथ, और शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव जरूर आएंगे। और वहाँ आपको जुड़ना है, 8 बजते ही लाइव आ जाना है, 7:58 पर लाइव आ जाना है आप सभी को, ठीक है ना। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं, शाम को मिलते हैं 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।